जो सवाल हमारा प्रोजेक्टाइल का था उसका एक और तरीका है करने का, वो शॉर्टकट आप कह सकते हो, ज़रा हम उसको भी देख लेते हैं। सवाल में जो गिवन था सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो ये था हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ यू स्पीड के साथ फेंका गया था किसी ऑब्जेक्ट को, ये हो गया यू। ये एंगल दे रखा था थीटा, ठीक है ना। अब इसके ज़रा आप कंपोनेंट्स पे ध्यान दीजिए। एक तो कंपोनेंट हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आपका हो जाएगा यू कॉस ऑफ थीटा। सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल। ये कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा और फाइनली ये ग्राउंड को इधर हिट करेगा। तो खैर हमें वहाँ तक अभी नहीं पहुँचना। अभी एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पे, हमने मान लिया, सॉरी, एक पॉइंट यहाँ पे कुछ ऐसा है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ और ये θ/2 डिग्री के एंगल पे था। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे जो एंगल दे रखा है, इसका दे रखा है, ये एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है θ/2। यहाँ पे हमको इसकी स्पीड नहीं पता, हमने मान लिया इसकी स्पीड है v। इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये आपका हो जाएगा v cos ऑफ θ/2। प्रोजेक्टाइल में एक चीज़ हमें पता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलती है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यार कि ऑब्जेक्ट की यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको पॉइंट पी नाम दे दें, दोनों सेम होगा, दोनों पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो आप ये लिख सकते हो कि जो v cos ऑफ θ/2 होगा, v cos ऑफ θ/2, ये जो होगी u cos थीटा के बराबर होगा, ये u cos ऑफ थीटा। तो ऐसे v आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा u cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा cos θ/2, ठीक है। तो ये हमने पता कर ली v की वैल्यू, क्योंकि v तो अननोन है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी u और थीटा के टर्म्स में, सो हमने निकाल ली। दूसरी बात, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर हम बात करें ना, यहाँ पे भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात क्यों कर रहा है, तभी बात कर रहा है ना जब यहाँ पे मोशन जो है किसी कर्व्ड पाथ पे हुआ होगा, कुछ देर के लिए सही लेकिन यहाँ पे हुआ है। हालांकि पूरे रास्ते वो कर्व्ड पाथ पे ही मूव किया है, प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस है उसका वो r है और उसका सेंटर जो ऑब्वियस सी बात है कहीं इधर है, और ये जो है r के बराबर है इसका रेडियस, ठीक है। यहाँ पे जब इस वाले यहाँ पे ये जो मोशन हो रहा था सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया, ठीक है। अब ज़रा हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो आप बताओ एक्सीलरेशन, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो जी तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सॉरी हैंग हो रहा है, ये हो गया हमारा जी जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। एंगल की अगर हम बात करें तो आप देखो ये एंगल θ/2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस θ/2, ये 90 माइनस θ/2 हो जाएगा क्योंकि पूरा 90 है, ठीक है। साथ ही साथ ये अगर 90 माइनस θ/2 है तो ये आपका एंगल हो जाएगा θ/2, ठीक है। अब जी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक कंपोनेंट तो हुआ इसका इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। थोड़ा बड़ा जानबूझ के हम दिखा रहे हैं इससे। ये एंगल θ/2 है तो ये आपका हो जाएगा g cos ऑफ θ/2 और ये आपका हो गया g sin ऑफ θ/2, ठीक है। g sin θ/2 अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में स्पीड और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में g sin θ/2 काम कर रहा है, मतलब ये इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। दूसरी बात, ये g cos θ/2 इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो इस पॉइंट पे जो भी आपका कर्व बना है उसके सेंटर के तरफ है, ठीक है। तो इस हिस्से को ज़रा हम अलग से देखें तो इधर हमने दिखा रखा है सेंटर कहीं और ये r दिखा रखा है, g का एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया और ये हमारा हुआ करता है g साइन ऑफ θ/2। यहाँ पे जो स्पीड है वो है v, साथ ही साथ इधर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आ गया g cos ऑफ θ/2। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सेंटर है ना इस वाले पार्ट का, यहाँ पे पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रेडियस होगी उसको तो हमने r मान रखा है। ये एक्सेलरेशन चूंकि सेंटर की तरफ है, हमारा नेट जो था वो कुछ ऐसे था, ये हमें इससे मतलब नहीं है, हमें एक्सेलरेशन के उस कंपोनेंट से मतलब ये सेंटर की तरफ है। आप बोलोगे यार g cos θ/2 सेंटर की तरफ है, मतलब यही आपका हो गया नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन का आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो कि भैया जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है ये तो हमारा v²/r होता है, r मतलब रेडियस, चूँकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है लेकिन कुछ तो हो रहा है,
तो आर वहाँ का लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। हमें आर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आर इक्वल्स टू हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये नॉर्मल एक्सिलरेशन। सो आपका आर इज इक्वल्स टू हो गया वी, और वी की वैल्यू यू कॉस थीटा बाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2, ये आपका है यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा बाई 2, इस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है जी कॉस ऑफ थीटा, जी हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हो गया जी कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, सवाल सॉल्व हो चुका है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशंस बाकी है। सो आर इज इक्वल्स टू ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये नीचे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, इंटू जी आपका है, साथ ही साथ एक और पहले से कॉस ऑफ थीटा बाई 2 है। सो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा बाई 2, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा सेक क्यूब थीटा बाई 2। सो फाइनली वी हैव गॉट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन फैक्ट दिस इज लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर इक्वल्स टू हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक क्यूब थीटा बाई 2, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप अभी जो हमने इसके पहले वाला मेथड देखा उससे भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू।